हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं G20। क्या पढ़ेंगे आज अपन? G20। इससे पहले अपन ने सार्क पढ़ा। सार्क के बाद क्या पढ़ा? सार्क के बाद और कौन सी संस्था है? आसियान। ये तीनों संस्थाएं अपन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले मैंने सार्क आपको सबसे पहले पढ़ाया था, फिर क्या पढ़ाया था? आसियान। और अब पढ़ने जा रहे अपन G20। तो मैं आप लोगों को समझा देती कि जो अपने एमपीपीएससी प्री का जो सिलेबस है इकोनॉमिक का, क्या है वो? यूनिट 6 में इकोनॉमिक है, तो उसका सिलेबस क्या है वो बता देती, उसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर कि भारत और मध्य प्रदेश की इकोनॉमी पढ़ना है। भारत और मध्य प्रदेश की क्या पढ़ना है? इकोनॉमी पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है? भारतीय अर्थव्यवस्था और मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति। भारतीय अर्थव्यवस्था और मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति किस प्रकार से, उसके बारे में पढ़ना है। फिर मध्य प्रदेश की जनसंख्या, मानवीय संसाधनों का विकास जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, इनके बारे में पढ़ना है। और सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति, एक ये टॉपिक है। और मध्य प्रदेश में कृषि, उद्योग, एमएसएमई और अधोसंरचना, इनके बारे में भी हमें पढ़ना है। और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश भी है इसमें। और एक जिला एक उत्पादन, जिसे ओडीओपी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों, जिसको बोलते हैं आईपीआर, की प्रगति, इन्हें भी पढ़ना है हमें। और भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां, हमें मध्य प्रदेश की भी कृषि पढ़ना है और भारत की कृषि भी पढ़ना है। तो भारत की कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, इनके बारे में पढ़ना। और वित्तीय व्यवस्था, बैंक के बारे में, वित्तीय व्यवस्था जिसमें रिजर्व बैंक, वाणिज्य बैंक, सेबी, गैर बैंकिंग वित्तीय प्रणाली, ये संस्थाओं के बारे में भी पढ़ना है। और भारत की विदेश व्यापार नीति, जो कि अपन पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को सार्क समझा दिया था, आसियान के बारे में बता दिया था। अब पढ़ेंगे G20, जो कि भारत की विदेश व्यापार नीति के तहत आते हैं। तो हमें भारत की विदेश व्यापार की नीतियां 3 है। कौन कौन सी? एक G20 है, G20 के बाद सार्क है, सार्क के बाद आसियान है। तो सबसे पहले इन दोनों को तो अपन ने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे G20, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं G20। तो ये क्या है? G20। G20 में भी हमें क्या क्या पढ़ना है उसको मैं आप लोग वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। G20 में हमें क्या क्या पढ़ना है। अब G20 था, परंतु वर्तमान में G21 हो गया है ना। तो G20 का फुल नाम है ग्रुप ऑफ 20, अर्थात 20 का मतलब होता है 20 देशों का समूह। उसे क्या जाता है? ग्रुप ऑफ 20, अर्थात 20 देशों का समूह, उसको हम बोलते हैं G20। तो G20 के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है तो मैं बता देती। स्थापना पढ़ना है उसकी पृष्ठभूमि, जो कि मैं हर टॉपिक में आप लोगों को सबसे पहले बताती हूँ कि हमें इस टॉपिक के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है ना। तो स्थापना, पृष्ठभूमि, संरचना, उद्देश्य, कार्य प्रणाली, प्रमुख शिखर सम्मेलन पढ़ना है। भारत और G20 और मध्य प्रदेश और G20 के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे स्थापना। सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? स्थापना उसकी पढ़ेंगे। ये G20 कितनी कंट्रियां है? ये क्या है? 20 कंट्रियां G20 की, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं G20 की स्थापना। G20 की स्थापना कब की गई थी और G20 है क्या? G20 है क्या? तो G20 विश्व के 19 प्रमुख देशों तथा 2 संगठनों का एक अंतरराष्ट्रीय मंच है। क्या है? इसमें कहा गया कि जो G20 है वो विश्व के 19 देश, विश्व के कितने देश है? 19 देश है, और उसमें 2 संघ है। 19 देश और 2 संघ को मिलाकर एक अंतरराष्ट्रीय मंच बनता, उसे ही हम क्या कहते हैं? G20 कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? G20 कहेंगे। अब इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को की गई थी। G20 की स्थापना कब की गई थी? तो 26 सितंबर 1999 को की गई थी। G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 को की गई थी। और कहाँ की गई थी? तो वाशिंगटन डीसी, जो कि कहा यूएसए की राजधानी है। वाशिंगटन डीसी में क्या किया गया था? इसकी स्थापना की गई थी, है ना। कब की गई थी? तो 26 सितंबर 1999 को की गई थी, वाशिंगटन डीसी, यूएसए में। और जिस समय G20 की स्थापना की जा रही थी, उस समय G20 में केवल G7 देश थे, अर्थात G7 देश इसलिए कह रही क्योंकि 7 देशों का समूह था। जब G20 की स्थापना की जा रही थी, उस समय कितने देश थे? 7 संस्थापक देश थे। उनके 7 संस्थापक देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी।
उस समय क्या हुआ था, जिस समय G20 की स्थापना की जा रही थी, उस समय G20 में केवल 7 देश थे, जिन्हें हम संस्थापक देश भी कहा, क्योंकि उनके ही द्वारा ही तो G20 की स्थापना हुई है, या फिर G20 की क्या हुई है, इसमें G7 के तहत ही क्या किया गया, इनके विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। किस समय, जिस समय स्थापना उसकी की गई थी, मतलब स्थापना करने के लिए ही उनकी बैठक हुई थी। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया कि G20 विश्व के 19 देशों का क्या एक समूह है, विश्व के 19 देशों का एक समूह है, और उसमें 2 संघ है, उसमें कौन से 2 संघ है, जो कि जिन्हें क्या कहा जाता है, आपको मैं आगे बताऊंगी। जो 2 संघ है ना, उनके बारे में AU और EU कहा जाता है, अफ्रीकन यूनियन और एक का नाम याद नहीं आ रहा, मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। ठीक है, तो क्या है, इनकी स्थापना के समय 7 देश थे। कहां पर की गई थी, तो वाशिंगटन DC में। कब की गई थी, तो 26 सितंबर 1999 को की गई थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के समझ में आ गया स्थापना कब हुई थी, G20 की स्थापना। तो आगे बढ़ते, इसमें केवल सिर्फ इतना याद रखना कि G20 की स्थापना इस समय की गई थी, कहां पर की गई थी, और उसमें कितने देश थे जिस समय G20 की स्थापना की जा रही थी। और एक क्या है, 19 देश है और 2 संगठन है इसमें। चलो आगे बढ़ते, अब इसकी पृष्ठभूमि पढ़ते हैं। अब G20 की क्या पढ़ेगा, हमें पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, पृष्ठभूमि पढ़ते हैं। पृष्ठभूमि में क्या कहा गया कि G20 को G7 देशों के विस्तार के रूप में देखा जाता है। क्या है, ऐसा कहा जा रहा है इसमें कि G20 को G7 देशों के विस्तार के रूप में देखा जाता है, अर्थात G7 के तहत ही G20 की स्थापना की गई थी, इसीलिए G7 को G20 के विस्तार के रूप में देखा जाता है, जो कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों का समूह है। G20 क्या है, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों का एक समूह है, जिसमें 20 देश शामिल है, इसलिए इसे G20 कहा जाता है। ठीक है, G7 में शामिल देश, अब G7 जब G20 की स्थापना की जा रही थी, उस समय G7 में कौन कौन से देश शामिल थे। ठीक है, संस्थापक देश कौन कौन से, फ्रांस, कौन सा है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा। क्या है, फ्रांस, जापान, बोलो फ्रांस, जापान, याद कर लेना, फ्रांस, जापान, कनाडा, फ्रांस, जापान, कनाडा, 3 ये याद कर लो, फ्रांस, जापान, कनाडा। आ गया इटली, जर्मनी और ब्रिटेन, ये 6 हो गए। क्या है, फ्रांस, जापान, कनाडा और इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, और क्या हो गया, अमेरिका। ये 7 संस्थापक देशों के तहत ही G20 की स्थापना की गई थी। ठीक है, कौन कौन से, तो फ्रांस, जापान, इटली, कनाडा और अमेरिका और ब्रिटेन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 1998 में, कब, 1998 में रूस को G7, क्या है, 1998 में रूस को G7 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था रूस को, 1998 में। रूस को 1998 में G7 में शामिल किया गया था, जिससे यह समूह G8 बन गया था। जिससे क्या, G7 था और 1998 में किसे शामिल कर लिया गया, रूस को शामिल कर लिया गया, तो यह समूह मिलकर क्या बन गया, G8 बन गया, G7 से G8 बन गया। लेकिन 2014 में रूस द्वारा यूक्रेन के क्रोमिया क्षेत्र को कब्जे में, क्या है कि 2014 में रूस के द्वारा यूक्रेन के क्रोमिया को उनके कब्जे में लेने के कारण रूस को इस समूह से बाहर कर दिया गया और एक बार फिर से G7 बन गया। देखो सीधी सी बात है, पहले संस्थापक देश थे 7 और 98 में किसे शामिल कर लिया गया, 1998 में रूस को शामिल कर लिया गया। परंतु 2014 में क्या किया रूस ने 2014 में रूस ने क्या कहा, यूक्रेन के क्रोमिया क्षेत्र को अपने कब्जे में लेने के कारण क्या कर दिया गया, रूस को G20 से निष्कासित किया गया। G20 को क्या कर दिया, रूस को G20 से क्या कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं ना। फिर 1999 में जर्मनी के कोलान शहर में G8 देशों की बैठक हुई। क्या हुआ था, 1999 में
जर्मनी के कोलोन शहर में G8 देशों की बैठक हुई जिसमें एशिया के आर्थिक संकट पर चर्चा की गई और इसके बाद दुनिया की 20 सबसे सबसे बड़ी, ये क्या लिखा हुआ है, सबसे 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को एक मंच पर लाने का निर्णय लिया गया। कब लिया गया निर्णय ऐसा? तो 1999 में। 1999 में जर्मनी के कोलोन शहर में G8 की बैठक हुई, G8 की बैठक हुई और जिसमें G7 के आर्थिक संकट पर चर्चा की गई। क्या है? एशिया की जो आर्थिक संकट है उस पर चर्चा की गई और क्या कर दिया, इसके बाद दुनिया की जो 20 कंट्री है, दुनिया की 20 सबसे बड़ी इकोनॉमी को एक मंच पर लाने का निर्णय किया गया। क्या कहा कि अपन ऐसे मतलब इस जो मंच है उसको इतना बड़ा करें, उसमें 20 कंट्री शामिल हो और उसको हम क्या, एक विशाल इकोनॉमी के रूप में एक मंच पर लाने का निर्णय किया गया था। ठीक है, समझ में आप लोगों को यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ 1997 में, ये पहले चल रहा है। जैसे 98 में अपन ने किसको, रूस को शामिल कर लिया गया था। 99 में क्या किया गया, एक बैठक आयोजित जो कि 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करने का निर्णय लिया गया। और 97 में, उससे पूर्व 1997 में पूर्व एशियाई देशों को आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ जिसका कारण मुद्रा का अवमूल्यन था। 1997 में ऐसा हुआ था, 98 से भी पहले जब रूस शामिल नहीं हुआ था, जिस समय क्या G7 देश ही शामिल थे। तो उस समय 1997 में पूर्वी एशियाई देशों में एक आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। पूर्वी एशियाई देशों में क्या हो गया था, एक आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। ठीक है, हेलो, देवराम, हाँ वही दुआराम वही। हाँ तो आ गए रूम पे? हाँ मैं कोचिंग में थी यहाँ पर। हाँ तो वो मेरे पास बैलेंस नहीं है ना, कैसे लगेगा? बोल दूंगी फोन आएगा तो। और ठीक, सॉरी। ठीक है, चलो क्या पढ़ रहे थे अपन? 1997 में पूर्वी एशियाई देशों में क्या हो गया था, एक आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। पूर्वी एशियाई देशों में क्या हुआ था, एक आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ था जिसका कारण था मुद्रा का अवमूल्यन। जिसका कारण क्या था, मुद्रा का अवमूल्यन। तो मुद्रा का अवमूल्यन किस देशों के द्वारा किया गया था? थाईलैंड, इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया आदि देशों में ने किया था। मुद्रा का अवमूल्यन किसके द्वारा किया गया था? थाईलैंड, इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया देशों के द्वारा किया गया था। कौन कौन से देश है? तो थाईलैंड, इंडोनेशिया और कौन सा देश है? दक्षिण कोरिया। ठीक है, आगे चलते हैं। जो मुद्रा का अवमूल्यन है, आप लोगों को मैंने बताया कि मुद्रा का अवमूल्यन अर्थात आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था, इन देशों के द्वारा मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था। परंतु मुद्रा का अवमूल्यन होता क्या है, मुद्रा का अवमूल्यन होता क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। मुद्रा का अवमूल्यन जब कोई देश क्या है, जब कोई देश अपनी मुद्रा का मूल्य अन्य किसी देश की मुद्रा के मूल्य के सापेक्ष रूप से क्या कर ले, कम कर दे, और उसे ही मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। सीधी सी बात है, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है। तो जब कोई देश मान लो अपन ए ये देश है और ये बी देश है, तो क्या है, जब कोई देश अपनी मुद्रा का मूल्य, जैसे ए है, अपनी मुद्रा का मूल्य क्या कर ला, अन्य देश की बी की देश, मतलब किसी देश को अपन ले लेते बी और यहाँ लिखा है कोई देश। तो जब कोई देश अर्थात जब कोई देश अपनी मुद्रा का मूल्य अन्य किसी को ना, जब बी देश की मुद्रा के मूल्य क्या कर ले, अपना मुद्रा का मूल्य कम कर ले, का मतलब होता है जैसे इन्होंने करा है, एक रुपए का नोट है, ठीक है, 1 रुपए का ये नोट है। तो ये क्या कर रहे, जब कोई देश अपनी मुद्रा का मूल्य अन्य किसी देश की तुलना में क्या कर ले, कम कर ले। जैसे इनका जो पैसे थे वो 1 रुपए 2 रुपए मानते थे, परंतु इसकी तुलना में ये जो देश है वो क्या कर लेगा, अपनी मुद्रा का मूल्य कम कर लेगा। जैसे यहाँ 2 था तो ये उसकी तुलना में इसने क्या कर लिया, कम कर लिया। मतलब ए के पास क्या है, भले इसके पास क्या है 2 रुपए है, 2 रुपए दोनों के पास समान है, क्या है 2 रुपए दोनों के पास समान है, पर क्या करता है ये जो देश है
ये देश है, इसके पास 2 रुपए है, परंतु ये जो दूसरा देश है वो क्या करेगा, उसकी तुलना में अपनी मुद्रा का मूल्य कम कर लेगा। भले इसके पास 2 रुपए है पर इसका जो मूल्य मानेगा वो क्या मानेगा, 1। मतलब होता है कि कोई देश है जो अपनी मुद्रा का मूल्य, जैसे ए देश है, अपनी मुद्रा का मूल्य क्या करेगा, बी देश की मुद्रा के मूल्य क्या कर लेगा, सापेक्ष रूप से कम कर लेगा। जिसका इसका 2 था, इसका भी 2 था, परंतु इसकी तुलना में इसने 1 कम कर लिया। मतलब इसके पास 2 रुपए, परंतु ये क्या मानेगा, 1 रुपए इसको मानेगा। ठीक है, तो समझ में आया आप लोगों को कि जब कोई देश अपनी मुद्रा का मूल्य अन्य किसी देश की मुद्रा के मूल्य सापेक्ष रूप से कम कर ले, उसे ही क्या कहेंगे, मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। ठीक है, तो ये कब घटी थी ये घटना, 1997 में। 1997 में पूर्वी एशियाई देशों में आर्थिक संकट उत्पन्न था। कौन सा, मुद्रा का अवमूल्यन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। किन किन देशों के द्वारा, तो थाईलैंड, इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया के द्वारा। चलो आगे चलते हैं। अब क्या हुआ था, जो ये मुद्रा का अवमूल्यन था उसे उभरने के लिए क्या किया गया, जब ये आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ था तो उससे उभरने के लिए कुछ न कुछ तो किया जाना चाहिए ना। तो क्या किया इन्होंने, भारत में ये जो मुद्रा का अवमूल्यन है वो 3 बार लग चुका है। मुद्रा का मूल्य भारत में कितनी बार हो चुका है, तो 3 बार हो चुका। एक हुआ था 1949 को, एक 1996 को और एक हुआ था 1991 में। भारत में जो मुद्रा का मूल्यन जो मैंने आप लोगों को बताया वो 3 बार घटना घट चुकी है। मुद्रा का मूल्यन कितनी बार हो चुका है, 3 बार हो चुका। कब कब हुआ था, तो एक हुआ था 1949 को हुआ था, और एक हुआ था 1966 को, और एक हुआ था 1991 को। ये 3 बार ये मुद्रा का अवमूल्यन हो चुका है। तो क्या हुआ था, मुद्रा का अवमूल्यन विदेश व्यापार के संदर्भ में देखा जाता है। सीधी सी बात है, अब ये अंतरराष्ट्रीय संस्था है तो विदेश व्यापार के संदर्भ में ही देखा जाएगा ना, अपने कंट्री में थोड़ी देखा जाएगा। तो ये क्या है, जो मुद्रा का अवमूल्यन है वो विदेश व्यापार के संदर्भ में देखा जा रहा है। किसके व्यापार में, विदेशी व्यापार में, विदेश से व्यापार किया जा रहा है उसके अंतर्गत देखा जा रहा है। ठीक है, इस समय के आर्थिक संकट से उभरने के लिए, G7 के द्वारा क्या किया गया, एक पहल की गई। ये जो आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ था, कौन सा, मुद्रा का अवमूल्यन, इससे उभरने के लिए G7 के द्वारा एक पहल की गई जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान की जा सके और भविष्य में ऐसी समस्या उत्पन्न न हो। क्या किया गया, G7 के द्वारा एक पहल की गई और उसमें कहा गया कि जो भी ये जो घटना घटी थी, मुद्रा का अवमूल्यन हुआ था, आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ था, तो ये भविष्य में कभी ऐसा न हो, इसीलिए उन्होंने क्या किया, तो एक पहल की गई। उसमें कहा गया था उन्होंने कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान की जाए, वैश्विक अर्थव्यवस्था को क्या किया जाए, स्थिरता प्रदान की जाए। जो अपनी अर्थव्यवस्था है उसको किस प्रकार से उसको स्थिर रखा जाए और भविष्य में ऐसी समस्या उत्पन्न न हो उसको ध्यान में रखा जाए, इसीलिए उन्होंने ये पहल की गई थी। ठीक है, G7 के सहयोग से ही 26 सितंबर 1999 को G20 की स्थापना की गई थी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि G20 की स्थापना G7 के सहयोग से ही हुई है। तो क्या हुआ, G7 के सहयोग से ही 26 सितंबर 1999 को G20 की स्थापना की गई थी। G20 वर्तमान में विश्व की जीडीपी का कितने प्रतिशत है, 90% है। जो G20 है वो वर्तमान में विश्व की जीडीपी का कितने प्रतिशत भाग है, तो क्या है, 90% भाग है। क्या है, G20 वर्तमान में विश्व की जीडीपी का 90% भाग रखता है, जबकि विश्व व्यापार में कितने प्रतिशत भाग रहता है, 80% भाग रखता है। विश्व की जीडीपी में 90% रखता है और विश्व व्यापार में कितने प्रतिशत, 80% रखता है। ठीक है, तथा इसी समूह में विश्व की 2/3 से की ज्यादा आबादी कहां पर रहती है, G20 में रहती है। क्या कहा, सीधी सी बात है कि इस समूह में विश्व की 2/3 से भी ज्यादा जो जनसंख्या है, जो भी आबादी है, वो G20 में निवास करती है। ठीक है, G20 वैश्विक सकल घरेलू उत्पादन, G20 क्या है, वैश्विक सकल घरेलू उत्पादन का लगभग 90% भाग रखता है। जैसे जीडीपी मैंने आप लोगों को बताया, जीडीपी, तो जीडीपी का मतलब होता है वैश्विक सकल घरेलू उत्पादन, उसका लगभग कितने प्रतिशत रखता है G20 वर्तमान में, तो 90% रखता है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में नहीं आए ना तो पूछ लिया करो, कमेंट कर दिया करो कि सर में आ नहीं रहा है। ठीक है,
तो आगे चलते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि G20 वर्तमान में कितने प्रतिशत है जीडीपी रखती है अपना भाग, तो कितने प्रतिशत है 90%। और विश्व व्यापार में कितने प्रतिशत, तो 80%। ठीक है, चलो। और विश्व की 2/3 जो आबादी है वो कहां पर G20 में निवास करती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं संरचना। अब क्या पढ़ेंगे, संरचना। G20 की संरचना पढ़ेंगे। तो G20 का कोई भी मुख्यालय नहीं है। सबसे पहली बात तो ये याद रखो कि G20 का कोई भी मुख्यालय नहीं है ना। अन्य संस्थाएं जैसे सार्क और आसियान के बारे में पढ़े तो उनका जो सचिवालय है, मुख्यालय है, परंतु G20 का कोई भी मुख्यालय नहीं है और न ही कोई सचिवालय है। ठीक है, एक बात ये अच्छे से ध्यान में रखना कि G20 का कोई भी मुख्यालय नहीं है। चलो, इसकी अध्यक्षता ट्रोइका द्वारा की जाती है। इसकी अध्यक्षता ट्रोइका के द्वारा की जाती है। अब ये ट्रोइका क्या होता है वो मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ, पहले ये इतना पढ़ लेते। ठीक है, इसमें कौन कौन से देश शामिल है वो बताती हूँ। इसकी अध्यक्षता ट्रोइका द्वारा की जाती है। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, ट्रोइका द्वारा की जाती है। वर्तमान सदस्य देश कितने, इसमें 19 है। वर्तमान सदस्य देश कितने, 19 देश है और 2 संघ है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि प्रमुख कितने, 19 प्रमुख देश है और 2 संगठनों का एक अंतरराष्ट्रीय मंच है, क्या, G20 है ना। तो वर्तमान इसमें सदस्य देश कितने, 19 है। तो 19 कौन कौन से है, तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंडोनेशिया, भारत। इसमें G20 में अपना भारत देश भी शामिल है। आसियान में शामिल नहीं था, बाद में हुआ था। फिर क्या हुआ, जापान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका। ये देश क्या है, इसमें शामिल है। 19 देश है ना। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, वर्तमान में G20 में 21 देश शामिल है। देखो, मैंने बताया आप लोगों को कि 19 क्या है, प्रमुख देश है और 2 संघ है ना। तो मिलाकर कितने हो गए, 21 हो गए। तो वर्तमान में G20 में 21 देश है और EU और AU, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 2 संघ भी है। तो कौन कौन से, EU और AU। तो क्या है, EU क्या है, तो यूरोपियन यूनियन। EU को क्या कहा जाता है, EU को कहा जाता है यूरोपियन यूनियन। EU क्या है, यूरोपियन यूनियन। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1993 में की गई थी। EU अर्थात यूरोपियन यूनियन की स्थापना कब की गई थी, तो 1993 को की गई थी। और इसमें कितने देश शामिल है, तो इसमें 28 देश शामिल है। इसमें कितने देश शामिल है, 28 देश शामिल है। तो EU में कितने देश शामिल है, तो 28 देश शामिल है और इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। देखो, ये स्थापना कब की गई थी, 1993 में की गई थी और देश कितने इसमें, 28 है। अब AU, अफ्रीकन यूनियन। AU को क्या कहा जाता है, AU अफ्रीकन यूनियन। इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। अफ्रीकन यूनियन की स्थापना कब की गई थी, 2002 में की गई थी। ठीक है, और इसमें कितने देश शामिल है, तो इसमें 55 देश है। इसमें कितने देश शामिल है, 55 देश। इसमें कितने देश है, AU अफ्रीकन यूनियन। इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। कब की गई थी, 2002 में की गई थी। और देश कितने शामिल है इसमें, तो इसमें देश है 55। कितने देश शामिल है, 55 देश शामिल है। अफ्रीकन यूनियन ये नवीनतम सदस्य देश है। G20 में शामिल होने वाला नवीनतम सदस्य देश कौन सा है, अफ्रीकन यूनियन है, जिसे G20 के 18वें शिखर सम्मेलन 2023 में सदस्यता प्रदान की गई थी। अफ्रीकन यूनियन को कब शामिल कर लिया गया था, तो इसको G20 के 18वें शिखर सम्मेलन, 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, अपने भारत में हुआ था। 18वां शिखर सम्मेलन G20 का कहाँ पर हुआ था, अपने भारत देश में हुआ था। ठीक है, तो G20 के 18वें शिखर सम्मेलन 2023 में AU को, अफ्रीकन यूनियन को क्या प्राप्त हो गई, G20 की सदस्यता प्राप्त हो गई थी। G20 के सदस्य देश, अब मैं आप लोगों को मैंने बताया कि G20 के सदस्य देश 19 है। आप उसको याद कैसे करोगे, तो आप लोगों के लिए मैं ट्रिक भी लेके आई हूँ। आप लोगों के लिए क्या है, G20 के सदस्य देशों को याद करने की ट्रिक लेके आई हूँ। तो क्या लिखा है, ट्रिक है, गुरुजी सीता अब ACC FCI
IMF में जॉब करती है। ये क्या है? ट्रिक है। ये क्या है? ये है ट्रिक। ट्रिक ये क्या है? ट्रिक क्या है? गुरुजी सीता अब AB ACC में क्या करती? FCI में जॉब करती है। तो देखो गुरु से क्या हो गया? जर्मनी। गुरु से क्या हो गया? जर्मनी। यू से क्या हो गया? USA। यू से क्या हो गया? USA। आप ये वाली जो ट्रिक है ये याद कर लोगे, बाकी जो देश के नाम है वो अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, क्या है? जर्मनी, USA। आर से क्या हो गया? रसिया। आर से क्या हो गया? रसिया। आर से क्या हो गया? रसिया। यू से क्या हो गया? UK, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ज से जापान। ज से क्या हो गया? जापान। आई से इंडिया। आई से इंडिया। यहां तक हो गया, गुरु जी तक हो गया। अब सीता। एस से क्या आएगा? साउथ अफ्रीका। एस से क्या आ गया? साउथ अफ्रीका। आई से क्या हो गया? इंडोनेशिया। आई से क्या हो गया? इंडोनेशिया। टी से क्या हो गया? तुर्की। टी से क्या हो गया? तुर्की। और ठीक है, ये आप यहां से कंट्रीज याद कर लेना है ना, ये ट्रिक है। आगे बढ़ते अपन। ये भी ट्रिक है। ठीक है, यहां से अब इसका उद्देश्य पढ़ते हैं। G20 का उद्देश्य क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। G20 का उद्देश्य क्या है, उसको किस उद्देश्य से स्थापित किया गया है। तो G20 की उद्देश्य वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना है। वित्त अर्थात पैसे, वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना अर्थात पैसों को क्या करना है? स्थिरता प्रदान करना है। वित्तीय स्थिरता को क्या करना है? वो वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना है। सतत एवं समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। सतत क्या करना है? विकास करना है। सतत रूप से हमें क्या करना है? विकास। तो सतत और समावेशी विकास को क्या करना है? बढ़ावा देना है। वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करना और उसका समाधान करना। वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करना और उनका क्या करना? समाधान करना। ये क्या है? इसका उद्देश्य हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आती इसकी कार्यप्रणाली। अब क्या आती इसकी कार्यप्रणाली, जो कि हमें कल पढ़ेंगे। कार्यप्रणाली इसकी कब पढ़ेंगे अपन? कल पढ़ेंगे। ठीक है, कार्यप्रणाली और उसके बाद क्या क्या मैंने बताया था वो सब पढ़ेंगे ना। कार्यप्रणाली कल पढ़ेंगे। कार्यप्रणाली कब पढ़ेंगे? कल। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।